से तो एनीवे, तो हम ये मोर और लेस डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास ये जो एज़ अ होल स्कोप ऑफ द मतलब एज़ अ होल प्रोजेक्ट या एफर्ट जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये आपको बताता है कि आपने क्या-क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी। जैसे इमेजिन करें, हो सकता है एक सॉफ्टवेयर हो जिसको सिर्फ़ बनाना इम्पोर्टेंट हो, उसको टेस्ट करना है या फॉर एग्ज़ाम्पल डिप्लॉय करना इम्पोर्टेंट ना हो, वो किसी और टीम ने करना हो। तो उस केस में ये है कि आप यूज़लेस एक्टिविटीज़ में ऐसा ना हो कि आपकी टीम का टाइम ज़ाया हो जाए। तो ये मेनली एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ताकि ये डिफाइन हो जाए कि हम क्या-क्या क हमसे क्या-क्या करवा रहा है ये क्लाइंट जो है। अच्छा, इस एज़ अ होल हमने शुरू में बा एक अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि यार ये एज़ अ होल जितने भी प्रोसेस होते हैं, बाज़ सिनेरियोज़ में ऐसा होता है कि वो खुद कंप्लीट प्रोसेस नहीं होते, बल्कि टुकड़ों छोटे-छोटे टुकड़ों से मिलके बने होते हैं। उनको प्रोसेस ग्रुप्स कहा जाता है। किसी भी एक प्रोसेस ग्रुप में एक से ज़्यादा छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। अब उसमें ये होता है कि एक काम को सब डिवाइड करना आसान होता है, दूसरा माइलस्टोन सेट करना आसान होता है। जैसे मैं कहूँ मैं विंडोज़ का सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। बजाय उसके मैं ये छोटे-छोटे काम कहूँ कि यार मैं विंडोज़ का कैलकुलेटर बना रहा हूँ, विंडोज़ का ब्राउज़र बना रहा हूँ, विंडोज़ के क्या कहते हैं उसको कर्नेल बना रहा हूँ, विंडोज़ का नेटवर्किंग का मॉड्यूल बना रहा हूँ, तो ये मैंने छोटे-छोटे टुकड़ों में उसको डिवाइड कर दिया। अब ये टेंजिबल हो गया, अब मैं इनको डेडलाइन सेट कर सकता हूँ। जैसे कहूँ यार 2 महीने में कैलकुलेटर बनेगा, 3 महीने में कर्नेल बनेगा, 3 बाकी 3 महीनों में इसकी इंटरफ़ेस डिज़ाइन होगी, चौ 4 महीनों में इसकी लॉगिन स्क्रीन डिज़ाइन होगी। तो इससे ये होता है कि हमारा टास्क जो है छोटा-सा मतलब छोटे-छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। तो हम 2-3 चीज़ों को अवॉइड कर लेते हैं। एक तो शेड्यूल अच्छा सेट कर सकते हैं क्योंकि हमने माइक्रो टास्क में डिवाइड कर लिया। उसके अलावा जब माइक्रो टास्क में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एम्बिग्यूइटी कम हो जाती है, क्योंकि हम क्लाइंट से एक्सप्लेन करते हैं कि यार क्या इसमें क्या-क्या मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किन प्रोसेसेस को फ़ॉलो करना है, ठीक है? तो इसमें ये बेहतरी आ जाती है हमारे एज़ अ होल प्रोसेस में। अच्छा, अब एज़ अ होल जब प्रोसेस ग्रुप्स में हमने तक़सीम कर दिया, तो हमारे छोटे-छोटे इन प्रोसेस को ट्रैक और रिव्यू करना होता है। साथ में ना सिर्फ़ उसकी प्रोग्रेस को, बल्कि एज़ अ होल उसकी परफ़ॉर्मेंस या उसको भी मैनेज करना होता है हमने। तो उसमें हमारे पास बहुत से टास्क होते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये देख सकते हैं कि यार ये जो कोड लिखा जा रहा है या डिज़ाइन बनाया जा रहा है, ये क्वालिटी के लिहाज़ से कितना अच्छा है। नेक्स्ट हम ये भी इवन देख सकते हैं कि यार ये फॉर एग्ज़ाम्पल जो चीज़ है, क्या टाइम पे डिलीवर की गई है या नहीं, प्रोग्रेस फॉर एग्ज़ाम्पल। क्योंकि हम अगर माइक्रो टास्क को टाइम पे कंप्लीट करते हैं, तो उससे हमारे पास इम्प्रूवमेंट एज़ अ होल पूरे प्रोसेस में आ जाती है। अच्छा, किसी भी प्रोसेस ग्रुप को क्लोज़ करने से मुराद ये कि आप उसको कंप्लीट करना है। तो जैसे मैंने विंडोज़ के मुख्तलिफ टास्क को कंप्लीट कर डिवाइड डिवाइड किया, उसके बाद मैं उसको कंप्लीट करता हूँ। तो बेसिकली इससे मेरी ये मुराद होगी, मैं बेसिकली उनको उस उसकी वो जो आइटरेशन है उसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। साथ में एक और मज़े का काम होता है, जिस टीम ने ये काम कंप्लीट किया, हम बेसिकली उसकी असेसमेंट करते हैं कि भई आया इन्होंने ये 4 महीने लगा के ये सॉफ्टवेयर बना तो दिया, लेकिन क्या इन्होंने ठीक तरह से बनाया है या नहीं? इन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मतलब बेहतर तरीके से कंप्लीट किया है या नहीं? इन्होंने जितना टाइम लगाया इतना ही लगना चाहिए था या नहीं? मतलब इस तरह से हमारे पास पूरी डिटेल आ जाती है। मतलब हमारे पास ये जो पिक्चर है, ये थोड़ी-सी निस्बतन क्लियर हो जाती है। कि यार ये टीम जो है फॉर एग्ज़ाम्पल इसको नेक्स्ट बार कौन-सा टास्क देना है। हो सकता है हो सकता है ये जो टास्क हो इन्होंने बेहतर तरीके से ना किया हो, ठीक है? उस केस में ये होता है कि हम इस टीम को इस तरह का टास्क नहीं देंगे, हम किसी और टीम को देंगे। तो एक तरह से हमारी असेसमेंट हो जाती है। इसके बाद हमारी ये जो प्रोग्रेस की जो एज़ अ होल रिपोर्ट आई थी, ये प्रोग्रेस की रिपोर्ट को हम ऑर्गेनाइज़ेशन की नॉलेज बेस में ऐड कर देते हैं। तो वो हम बता सकते हैं कि यार ये तो हमने बड़ी प्रोग्रेस की, हमने बहुत इम्प्रूवमेंट हासिल की और अब हम बिल्कुल थोड़े से मैच्योर हो गए हैं, इस लिहाज से कह सकते हैं, ठीक है? ये मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जिनको हम बेसिकली बताते हैं और उसके साथ-साथ हम अपने पास नोट भी करते रहते हैं। ये आगे एज़ अ होल नॉलेज फ्यूचर परफॉर्मेंस की इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत काम आती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस किसी एक ऑर्गेनाइज़ेशन किसी और एक क्या कहते हैं उसको, टीम ने अच्छा परफ़ॉर्म नहीं किया, तो हम ये कह सकते हैं कि यार इस टीम से हमने दोबारा ये काम नहीं करवाना है, इसको कोई और काम देंगे। या हो सकता है इस टीम ने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया हो, उस केस में आप ये करेंगे कि यार इस टीम से हमने हमेशा ये काम करवाना है और साथ में एक एक्स्ट्रा काम ये करते हैं कि इनको ट्रेनिंग पे भी लगा दें ताकि ये औरों को सिखाएँ,
ठीक है, अमूमन आपने देखा होगा कि नई फैकल्टी जब आती है तो अमूमन उसको पुरानी फैकल्टी के साथ किसी के साथ अटैच कर देते हैं, या कोई ऐसा कोर्स पढ़ाते हैं जो कि और लोग पढ़ा रहे हैं। उससे ये होता है कि वो काम काम को सीख लेते हैं और टाइम पे उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मोर और लेस ये इन सबको जब हम एज़ अ होल प्रोसेस ग्रुप्स की इंटरेक्शन को प्रोजेक्ट में हम इंक्लूड करते हैं, तो वो कुछ इस तरह से होता है कि हमारे पास सबसे पहले मतलब जब टाइम स्टार्ट होता है तो हम इनिशियलाइज़ कर देते हैं प्रोसेस ग्रुप्स को तक़सीम करना। प्रोसेस ग्रुप्स में जब तक़सीम हो जाता है, नेक्स्ट हमारा काम होता है प्लानिंग का। यानी कि हम प्लान करते हैं कि हर प्रोसेस ग्रुप कब-कब एग्ज़ीक्यूट होगा, कब-कब इसने कंप्लीट होना है, और जब कंप्लीट हो जाए तो बेसिकली उनको मर्ज कैसे करना होगा एज़ अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। इसके बाद इन प्रोसेस ग्रुप्स में जो तक़सीम हुआ था, इनको एक-एक करके एग्ज़ीक्यूट करते हैं। मेनली मकसद ये होता है कि हमने जिस सीक्वेंस डिसाइड किया था, उस सीक्वेंस से इनको एग्ज़ीक्यूट कर दें। कंटीन्यूअसली इनकी शुरू से लेकर ये देखें आखिर तक मॉनिटरिंग हो रही है। ये अच्छा, ये ग्राफ्स को पढ़ना आप लोगों को आता है या नहीं? मतलब मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ आ रहा है ये कैसे हो रहा है? ये सब समझ आ रही है। ये बेसिकली ग्राफ बना हुआ है टाइम के ऊपर और लेवल ऑफ इंटरेक्शन के ऊपर, तो उसके दिखा रहा है और ये हमें कर्व दिखा रहा है डिफरेंट एजेस पे, और जी, ये से असल में मतलब डिफरेंट उसको। जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये आप कह सकते हैं कि ये जो पीक, इसको पीक्स कहते हैं। ये इसका पीक ये है, इसका पीक ये है, इसका पीक ये है। मुख्तलिफ पीक्स हैं। इसका पीक ये हो गया, और फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली जो एक्टिविटी है इसका पीक ये हो गया। ये क्लोजिंग प्रोसेस है ना, ठीक है? हर एक प्रोसेस का पीक बताता है कि ये एक्टिविटी इस वक़्त टॉप स्पीड से चल रही है, ऐसे कह लें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहें कि यार इनिशियलाइज़िंग प्रोसेस इनिशिएटिंग प्रोसेस ग्रुप का जो एक्टिविटी है, वो आप देखें तो यहाँ पे स्टार्ट हुई और इस वक़्त पीक पे पहुँच गई। इस कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट अभी नहीं हुई है और ये पीक पे है, यानी कि इस वक़्त द ज़बरदस्त किस्म की प्लानिंग चल रही है। सब लोग डिस्कशंस कर रहे हैं, रूम में मीटिंग रूम में बैठे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। आहिस्ता-आहिस्ता इनकी डिस्कशन मदम पड़ने लग जाती है और इसको डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। ये जैसी आप देखें, इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी ये डार्क जो लाइन है, फ़िल्ड लाइन, ये स्टार्ट हो जाती है और ये यहाँ पे जाके पीक पे पहुँचती है। ये क्या है? इनकी जो इधर जो डिस्कशन हुई थी कि टुकड़ों में तक़सीम करते हैं, ये यहाँ पे टुकड़ों में तक़सीम करने का प्रोसेस पीक पे पहुँचा हुआ है। ये मतलब कर रहे हैं ऐसा-ऐसा, ये मध्यम पड़ रही है। इसके बाद नेक्स्ट टास्क ये यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे ये जो कंटिन्यूअसली उन उन ग्रुप्स में तक़सीम किया था, इनको एग्ज़ीक्यूट करते हैं। यानी कि हर एक बंदे के ज़िम्मे जो काम लग गया था, उसने काम करना शुरू कर दिया इधर से ही, और ये ऐसा-ऐसा वो पीक पे पहुँच गया और ये कंटिन्यूअसली उसको करते रहते हैं। टास्क सारे अपने कंप्लीट कर लेते हैं और रिपोर्ट सबमिट करना शुरू कर देते हैं। आप यहाँ पे देखें कि मिडल में आके जब इस काम ने मिडल में आया, तो इस वक़्त इसकी रिपोर्टिंग हाईएस्ट हो रही थी। आखिर में जब रिपोर्टिंग भी सबमिट हो जाती है, प्रोसेस की एग्ज़ीक्यूशन भी मद्धम पड़ने लग जाती है, यहाँ पे हम जो है एक तरह से आप कह सकते हैं इसकी क्लोज़िंग का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं कि यार जो-जो रिपोर्ट्स आई हैं उन पे क्या-क्या हमने सीखा, कोई काम ठीक तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक हो गया? मतलब हर एक एक्टिविटी अपने पीक पे बता रही है कि कितने एक्सट्रीम पे काम हो रहा है। तो इसमें ये जो सबसे एग्ज़ीक्यूट करने वाला काम है, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, तो इसने सबसे ज़्यादा टाइम लिया है और सबसे हाईएस्ट पीक यानी हाईएस्ट इन्वॉल्वमेंट लोगों की इसमें देखी जा रही है। ठीक हो गया? अच्छा, अब वो जो हम स्कोप की बात कर रहे थे ना, स्कोप कहता है कि प्रोजेक्ट कहाँ पे रुक जाएगा। मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल विंडोज़ 7 है, देखें तो विंडोज़ 7 की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी तकरीबन 2003 में। 2003-4 में इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, 2 साल में इसकी डेवलपमेंट हो गई उन्होंने, उसके बाद इसको रिलीज़ कर दिया। 2000 मेरे ख़्याल में 6 में 7 में इसको रिलीज़ किया गया था। 2006-7 में जब इसको रिलीज़ किया गया, तो इसकी प्रोडक्ट की लाइफ़ साइकिल 10 इयर्स थी। तो 2016 तक इसकी तमाम अपडेट्स आती रहीं। तो ये एक तरह से उसकी डिलिवरेबल्स थी और उसके बाद वो कुछ टाइम उसका मेंटेनेंस का होता है। तो इस तरह हर प्रोजेक्ट की भी कोई लिमिटेशंस होती हैं, कोई उसकी मतलब बाउंड्रीज़ होती हैं। तो जब भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, तो वो बता देता है कि यार 2003 से या 4 से इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, यहाँ से लेकर यहाँ तक डेवलपमेंट हो रही है। डेवलपमेंट जब हो गई, तो उसके अंदर छोटे-छोटे प्रोसेस थे, वो सारे कंप्लीट होना शुरू हो गए। इस जगह पे प्रोजेक्ट की बाउंड्रीज़ खत्म हो गई। विंडोज़ 2007 की डेवलपमेंट इन्होंने यहाँ पे रोक दी। इसके बाद इन्होंने सारे प्रोसेस क्लोज़ करके विंडोज़ 10 की डेवलपमेंट 8 की सॉरी डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी थी। इस वक़्त जो है एंड यूज़र्स ने अपना कोई फीडबैक देना हो तो बस दे देते हैं। लेकिन इसके बाद अमूमन किसी और प्रोजेक्ट पे आप लोग काम कर रहे होते हैं। 1-2 डेवलपर आप लगा देते हैं, अगर कोई छोटे-मोटे एरर्स आएँ, कोई इम्प्रूवमेंट्स करनी हो, कोई मिस्टेक रह गई हो। बाकी एज़ अ होल कंपनी जो है इस प्रोसेस से
साइड लाइन हो जाती है, यानी कि उन्होंने डिलीवर कर दिया होता है। तो कहने का मकसद ये है कि हर प्रोजेक्ट की कोई ना कोई बाउंड्रीज होती हैं। ये प्रोजेक्ट की बाउंड्रीज डिफाइन करना इसलिए ज़रूरी, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी सॉफ्टवेयर को सारी उम्र आप बनाते रहें। आप कहीं पे जाके रुक जाते हैं, उसको कहते हैं बस इतना ही, इसमें इतना ही काम हो सकता है, इससे ज़्यादा काम नहीं हो सकता। जैसे आप अपने कोर्सेज़ को देखें, तो आपको 4 साल में 32 कोर्सेज़ या 30-40 कोर्सेज़ जो भी हैं वो पढ़ाए जाते हैं। लेकिन एक जगह पे लिमिट आ जाती है, आपको कहते हैं हमने आपको कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बेसिक्स पढ़ा दी हैं। इसके बाद भी बहुत सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन अब वो आप खुद पढ़ें या खुद मास्टर्स कर लें, खुद अपनी मर्ज़ी से अपनी पाथ चूज़ कर लें। जो आपको बेसिक्स हैं वो कोर कोर्सेज़ हैं, हमने सारे पढ़ा दिए। अच्छा, ये जो हमने डॉक्यूमेंटेशन की बात की थी, बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस है ना, ये हद से ज़्यादा ज़रूरी होता है। वजह ये होता है कि जब प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट एग्ज़ीक्यूट होता है, तो उससे हम कभी-कभी कोई मतलब डेटा ऐसा होता है जिससे हम सीखते हैं। क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 में कोई गलतियाँ थी, कोई चीज़ें थी जो उन्होंने उनसे मिस हो गई, तो वो बेसिकली उसको 10.1 में या 10 के नेक्स्ट आइटरेशन में उसको इम्प्रूव करेंगे। तो इम्प्रूवमेंट तभी आ सकती है जब पिछला प्रोसेस आपके पास प्रॉपर लिखा लिखा हुआ हो। जैसे आपने किचन बनाया है, और उस किचन में फॉर एग्ज़ाम्पल जो प्लस्तर है वो फॉर एग्ज़ाम्पल गिरने लग गया। तो आप मिस्त्री से पूछेंगे, यार मुझे बताओ इस प्लस्तर में क्या कंपोज़िशन थी? वो कहता है यार 1 सीमेंट थी और 3 रेत थी और 2 पानी था, ये इसकी कंपोज़िशन थी। 5 पार्ट्स में था टोटल, ये उसकी कंपोज़िशन थी। तो आप ये सोचते हैं यार ये जो कंपोज़िशन इसने बताई है, इस कंपोज़िशन के बेसिस पे ये सीमेंट कच्चा सा था, ये गिर जाता था। तो हम सीमेंट की कंपोज़िशन को ज़्यादा करते हैं, तो आप कहते हैं 1.5 सीमेंट कर दो और रेत को जो है 2.5 कर दो। ठीक है? मतलब आपने होल प्रोसेस में वो फाइन ट्यून किया, तो वो तभी मुमकिन था जब आपको पिछला वाला याद हो। तो एज़ अ होल जब भी प्रोजेक्ट एग्ज़ीक्यूट होता है, उसकी जो भी कंट्रोलिंग प्रोसेस होता है, जो उसको देख रहा होता है कि मॉनिटरिंग हो रही है, तो ये इसकी परफॉर्मेंस को असेस करता है। इस असेसमेंट की बेसिस पे वो कहता है कि यार चेंज करो, कुछ चीज़ें चेंज करो। चेंजेस की बेसिस पे अगर वो चेंजेस जो हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में करनी है, तो ठीक है, इन्फॉर्म कर दो, ताकि नेक्स्ट ये जब एग्ज़ीक्यूशन हो, ये देखें ये नेक्स्ट एग्ज़ीक्यूशन हो, तो न्यू चेंजेस के साथ आ रहा हो। फिर इस चेंजेस को आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टीम मेंबर्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्टेक होल्डर्स को बता देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर एक ठेकेदार हूँ और मैंने देखा कि यार एक किचन की प्लस्तर गिर रहा है, तो मैं अपने मालिकों को और अपने मज़दूरों को बता दूँगा कि आइंदा से सीमेंट हम ज़्यादा डाल रहे हैं। मालिक को बता दूँगा अब तुम्हारा खर्चा ज़्यादा आएगा, सीमेंट महँगी, और मज़दूर को बताऊँगा थोड़ा एहतियात से उस तरीके से काम करना। तो एज़ अ होल ये रिपोर्टिंग जो है हमें इन्फॉर्म करती है, हेल्प करती है कि हम इस प्रोसेस को बेहतर बना सकें। पूरा बिल पेश कर दिया गया है। आइटम नंबर 35 जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब आइटम नंबर 35 पेश करें। ये अब्दुल कादिर साहब। ये अब्दुल कादिर सुन रहे हैं या नहीं? अच्छा, थोड़ा-सा कोऑपरेट किया करें, हम कोशिश कर रहे हैं क्लास को श्रिंक करें, ताकि आप लोग भी फैसिलिटेट हो। मैं पूरे 3 घंटे की क्लास नहीं लूँगा, वजह ये होती है कि हम आपका अटेंशन स्पैन कम से कम रहे और मैक्सिमम फ़ोकस रहे। तो काइंडली इस तरह की हरकतें ना करें कि क्लास में डिस्टर्बेंस हो, ठीक है? अच्छा जी, एनीवे हमने जब अपने प्रोजेक्ट को छोटे-छोटे प्रोसेस ग्रुप्स में तक़सीम किया था, तो वहाँ पे एक नई कहानी हमारी शुरू हो गई थी, और वो एक प्रॉब्लमैटिक काम होता है। ये होता है कि हमने प्रोजेक्ट के छोटे-छोटे टुकड़ों को जब एक्टिविटीज़ को तक़सीम कर दिया, तो वहाँ से कहानी स्टार्ट हो जाती है कि कल को तो इस प्रोजेक्ट ने एक भी होना है, छोटे-छोटे टुकड़ों ने एक होना है, एक बड़ा प्रोसेस बनना है। तो ये जो वापस की इंटीग्रेशन होती है, प्रोजेक्ट की इंटीग्रेशन होती है, ये एक मुश्किल काम होता है। अमूमन किसी भी प्रोजेक्ट में सबसे मुश्किल काम यही होता है। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट हो ना, तो उसमें सबसे मुश्किल काम ये होता है। जब आप लोग थोड़ा-सा डेवलपमेंट वगैरह करेंगे, थोड़ा एंटरप्राइज़ सिनेरियोज़ में काम करेंगे, आपको फ़ील होगा कि यार अकेले जब मैं काम कर रहा था सब ज़बरदस्त चल रहा था, लेकिन जब से ये साथ 2-3 टीम मेंबर्स शामिल हुए हैं, तब से ये काम
ओखा हो गया। अब तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कुछ भी करना पड़ता है तो इस चीज़ का ख़्याल रखना पड़ता है कि यार उसकी जो आउटपुट्स हैं वो जो है मेरे लिए ठीक तरह से इनपुट्स का काम कर रहे हैं। इस तरह मेरी जो इनपुट्स हैं वो किसी और तीसरे बंदे के लिए बिल्कुल ठीक आउट इनपुट्स का काम करें। मतलब आपको इंटरफ़ेसेस का ख़्याल रखना पड़ता है। एक तरह से मतलब जब चीज़ें कंबाइन हों, कोऑर्डिनेशन हो तो उनको आप चाहते हैं कि ठीक तरह से हो। इसके अलावा बाज़ जगहों पे इन टेक्निकल इंटीग्रेशन के अलावा कभी-कभी ये जो प्लानिंग और एज़ अ होल जो शेड्यूलिंग का काम होता है उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। बाज़ औक़ात आपने जो मॉड्यूल डेवलप करना है उसमें एक छोटा-सा पार्ट था वो किसी और ने बना के आपको देना था, आपने आगे लेके काम को चलाना था। जब तक वो नहीं करेगा आप फँसे रहेंगे और बैठे रहेंगे या इवन वो अगर गलत तरीके से करता है तब भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनका ख़्याल रखना ज़रूरी है। अमूमन इसके लिए सॉफ्टवेयर बेस्ड अप्रोच यूज़ की जाती है, जो भी इंटीग्रेशन की जाए वो सॉफ्टवेयर बेस्ड हो। इसके लिए बहुत मशहूर टूल है गिटहब यूज़ किया जाता है। सॉफ्टवेयर की उसके लिए और गिटहब से पहले ज़रूरी है कि आप डॉक्यूमेंट को प्रॉपर्ली सॉफ्टवेयर को प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट कर लें ताकि कल को कोई इश्यू या एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एज़ अ होल ये जो प्रोजेक्ट के ग्रुप्स होते हैं, इनमें कुछ छोटे-छोटे प्रोसेस हैं जिनको एज़ अ होल स्टैंडर्ड रखा जाता है। सबसे पहला होता है प्रोजेक्ट का चार्टर। सबसे पहले कि यार प्रोजेक्ट की बाउंड्रीज़ डिफाइन हो और मेनली बताना होता है कि यार ये प्रोजेक्ट क्यों बनाया जा रहा है? इसका मेन मकसद क्या है और इसकी वो क्या है? स्कोप क्या है? उससे ये होता है कि इस पे जब सीनियर साइन कर देते हैं तो आप कहते हैं यार ये प्रोजेक्ट बस हम बना रहे हैं, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। इसमें अमूमन जो इनपुट्स हमें दी जाती हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो अपर हेड्स होते हैं जो वो होते हैं उनकी बेसिस पे मिलती है। इसमें अमूमन सबसे जो ज़्यादा चीज़ का ख़्याल रखा जाता है वो मार्केट डिमांड का होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज मैं एक चैट एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ लेकिन याहू मैसेंजर की तरह की बनाना चाहता हूँ। तो इन अ सेंस मार्केट को देखें तो मार्केट आजकल व्हाट्सएप की, वाइबर की और इन इन मॉडर्न वीमो की और ये क्या कहते हैं उसको जो भी और मुख्तलिफ चैट एप्लीकेशंस हैं, मैसेंजर वगैरह उनकी हैं। तो हम मार्केट उसको सबसे पहले देखते हैं, फिर देखते हैं टेक्नोलॉजी हमें किस-किस चीज़ की इजाज़त देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या लीगली अलाउड है या नहीं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम जैसे टिकटॉक की एग्ज़ाम्पल देखें तो मैं अगर टिकटॉक जैसी एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ तो फिर पहले मैं ये देखूँगा यार चाइना ने भी तो टिकटॉक बनाया था और पाकिस्तान ने उसको अलाउ नहीं किया तो कहीं मेरा मसला ना बन जाए, ठीक है? उसके अलावा एज़ अ होल इस चीज़ का ख़्याल रखना पड़ता है कि जिस सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट में ये सॉफ्टवेयर ने चलना है, क्या ये वहाँ पे काम भी कर सकता है या नहीं? जैसे मैं कहूँ यार मैं एक डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ एंड्रॉयड के लिए, एक मुश्किल चीज़ होती है, तो इनका ख़्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये तरह से स्कोप का वो काम करते हैं। फिर इसमें अगर जो-जो लोग फॉर एग्ज़ाम्पल ये बाहर के लोग इन्वॉल्व होते हैं, इन सब से अप्रूवल्स लेना, उन सब से एमओयूज़ साइन करना, इसके अलावा किसी से आप अगर सर्विसेज़ ले रहे हैं जैसे अमेज़न से या फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल से तो उनसे सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स जिसको कहा जाता है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं मैं अपने सिस्टम को गूगल क्लाउड पे गूगल फायर ये क्या नाम है फायरबेस पे रखना चाहता हूँ या अमेज़न के वेब सर्वर पे रखना चाहता हूँ मैं एडब्ल्यूएस पे। तो आप पहले उनसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, 1 साल के लिए उनका क्लाउड खरीदते हैं और उनसे ये पूछते हैं कि यार तुम लोग डाउन टाइम कितना होगा? तुम लोगों के मसले-वसले जब होंगे तो उसका क्या हल निकलेगा? कितनी जल्दी रिज़ॉल्व करोगे? क्योंकि आपके छोटे से किसी मसले की वजह से तो मेरी सर्विस बैठ सकती है। अच्छा, ये जो चार्टर की जो रोल फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह सकते हैं कि कंपाइलेशन होती है, इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये मेनली हमारे मुख्तलिफ तरह के एक्सपर्ट्स करते हैं। जैसे किसी ने पहले ये काम किया हो, वो लोग हो सकते हैं, इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस्ड लोग हो सकते हैं, किसी सॉफ्टवेयर कंपनी के हेड्स हो सकते हैं, किसी पब्लिक ऑर्गेनाइज़ेशन जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ेशन के हेड्स हो सकते हैं या उस डोमेन के एक्सपर्ट्स हो सकते हैं। इन सब से आप हेल्प ले सकते हैं और उनको कह सकते हैं मुझे बताओ कि यार इस प्रोजेक्ट में कोई कमी ना रह जाए, मैं किसी चीज़ को मतलब कोई चीज़ मुझसे रह ना रही हो। ठीक हो गया? अच्छा इस प्रोजेक्ट की जो आउटपुट होती है इसमें जो किसी भी चार्टर में जो चीज़ें होती हैं वो एक तरह से आप कह सकते हैं सेक्शन वाइज़ इस तरह से डिफाइन होती हैं। सबसे पहले आप बताते हैं इस डॉक्यूमेंट का पर्पस क्या है, इस प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है? इसके टेंजिबल या अचीवेबल मेज़रेबल गोल्स क्या हैं? इसकी यूज़र की हायर लेवल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? इसके बाद आप क्या अज़्यूम कर रहे हैं कि यार ये सॉफ्टवेयर किस तरह के एनवायरनमेंट में चलेगा? इसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें कौन से रिस्क इन्वॉल्व हैं?
आप उनको माइंड में रखते हैं। जैसे आप कहेंगे यार अगर फॉर एग्जाम्पल अमेज़न या गूगल को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया तो क्या होगा? उसके बदले में मैं क्या कर सकता हूँ? या फॉर एग्जाम्पल अगर सैमसंग के राउटर्स आप यूज़ कर रहे हैं, तो सैमसंग का राउटर ना मिला तो फिर क्या होगा? इन चीज़ों का ख़्याल रखते हैं। इसके अलावा बजट की समरी और शेड्यूल की समरी आप डिफाइन करते हैं, कितने अरसे में और कितने पैसों में बनेगा। उसके बाद स्टेक होल्डर्स आप बता दें, हर बंदे ने क्या-क्या काम करना है, उसके ज़िम्मे क्या-क्या काम है और इस बजट में सॉरी इस माइलस्टोन्स में वो कहाँ-कहाँ रोल प्ले करता है, ताकि हर बंदे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता हो। ये जो प्रोजेक्ट के आखिर में ये जो डॉक्यूमेंटेशन आपने बना ली, इसके बाद इसकी अप्रूवल्स लिए जाते हैं। तो जिस-जिस बंदे से अप्रूवल लेते हैं आप, उन सबकी इन अ सेंस वो नाम और उनकी अथॉरिटी या उनकी वो होनी चाहिए कि यार इस प्रोजेक्ट में उस बंदे का क्या रोल है और उसका होना या उसका अप्रूव करना किस लिए ज़रूरी था। ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनका ख़्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाता है प्रोसेस सेकंड प्रोसेस ग्रुप आ जाता है प्रोजेक्ट प्लान की डेवलपमेंट, यानी कि जो आपने पहले प्रोजेक्ट चार्टर बनाया तो इसमें आपने ये छोटे-छोटे प्रोसेस ग्रुप्स की डेफिनेशन आप अगर करेंगे, ये जहाँ पे ये लिखा हुआ हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स, तो आप मेनली इनको टुकड़ों में तकसीम करके और छोटे-छोटे मेजरेबल प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स में डिफाइन करते हैं। ये जो प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये देखिए ये तमाम चीज़ें इनपुट बन रही हैं, तो इसकी आउटपुट होती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का प्लान कि यार ये जो फॉर एग्ज़ाम्पल रिक्वायरमेंट्स हैं, ये कैसे इन ऑब्जेक्टिव्स के ज़रिए अचीव होंगी, कब अचीव होंगी और इस पे हर एक पे कितना खर्चा आएगा। ठीक है? ये इसकी थोड़ी-सी डिस्क्रिप्शन हो गई। नेक्स्ट आ जाता है कि इस प्रोजेक्ट को मैनेज करना और इस प्रोजेक्ट को एज़ अ होल देखना। इसमें ये होता है कि ये प्रोजेक्ट प्लान जो आपने कहा, इसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपने इसके अंदर जो-जो चीज़ें इस्तेमाल होनी है, एनवायरमेंटल फैक्टर सब कुछ आप इसमें लिख देते हैं। एज़ अ होल इसके ऊपर जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टीम जो है मीटिंग्स वगैरह करती है और इसके बाद जो आउटपुट देती है वो कहती है कि हम कितने अरसे में क्या चीज़ डिलीवर करेंगे और उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी परफॉर्मेंस कैसे मेज़र की जाएगी, उसमें अगर चेंजेस रिक्वायर्ड हों वो कैसे होगा, इस प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कहाँ पे और किस फॉर्म में स्टोर होगी। ये जो डॉक्यूमेंटेशन और ये सब कुछ आउटपुट होता है, ये बेसिकली कल को सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए इनपुट का काम करता है, उसको डेडलाइन्स पता होती हैं। और टीम लीड्स बेसिकली इसको यूज़ करते हैं कि यार ये प्रोजेक्ट कितने अरसे में और कैसे बनना है, ठीक हो गया? इन चीज़ों का ख़्याल रखना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। साथ में जो रिस्क होते हैं उनके अल्टरनेटिव पाथ्स भी देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अगर टीम में जगह खाली है, तो आप कहते हैं भई ये वाला काम इस बंदे ने करना है, ठीक है? इस बंदे ने दूसरा काम करना है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई टीम्स खाली होती हैं तो आप कहते हैं एक बैकअप टीम है जिसको मैंने लगाया हुआ है कि यार ये वेब सर्विस बनाई जा रही है, साथ में ये एंड्रॉयड ऐप का क्लाइंट भी बना लें। तो एक तरह से आप बैकअप उसका बना रहे होते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, ये वही डिस्कशन हो रही है मेनली, तो इसमें कौन लोग इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं और इसकी आखिर में आउटपुट्स क्या होती हैं, डिलिवरेबल्स। फोर्थ प्रोसेस जो सबसे आपको याद हो तो सारे ये जब प्रोसेस की एग्जीक्यूशन हो जाती है उसके बाद ये एक्टिवेट होता था मिडिल में कि यार एज अ होल प्रोजेक्ट को मॉनिटर करना और उसकी फॉर एग्जाम्पल एज अ होल प्रोसेस पे रिव्यू देना शामिल होता है। इसमें ये होता है कि प्रोजेक्ट का प्लान आपके पास होता है, स्केड्यूल होता है, उसके बाद आप देखते हैं हर एक माइलस्टोन छोटा-छोटा जो जो भी अचीव हो रहा है, आप उसको मॉनिटर करते हैं। तो जैसे ही फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ अचीव होती है, आप अपने शेड्यूल में देखते हैं ये जल्दी हो रही है, टाइम पे हो रही है, लेट हो रही है। इस तरह आप देखते हुए आप आगे चलते हैं। इसका मेनली ये काम होता है। ठीक हो गया? अच्छा, इसकी इनपुट होती है बेसिकली शेड्यूल और प्रोजेक्ट प्लान और फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट। इसके बाद आपको एज़ अ होल इस प्रोसेस में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जितनी इन्फॉर्मेशन होती है, वो आपको रन टाइम में एक्सेसिबल होती है। आप वहाँ से देखते हैं क्या चीज़ें टाइम पे हो रही हैं या नहीं हो रही। तो अगर टाइम पे चीज़ें हो रही हों, तो आप कहते हैं यार सब कुछ ठीक हो रहा है। अगर नहीं हो रही हैं, तो आप उस मॉड्यूल को चेक करते हैं और कहते हैं कि यार इसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। ठीक हो गया? आखिर में आ जाता है इंटीग्रेशन का प्रोसेस। इंटीग्रेशन का प्रोसेस ये कहता है कि प्रोजेक्ट प्लान में जो कुछ टुकड़ों में तक़सीम हुआ और एज़ अ होल उसकी परफॉर्मेंस की रिपोर्ट आपके पास आ गई और सब चीज़ें बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से हो गई, तो आहिस्ता-आहिस्ता इन चेंजेस को मर्ज करना शुरू करें। ये जो मर्ज करने का प्रोसेस है, ये अमूमन टीम लीड्स मिल के करते हैं और अपने जो लीड आर्किटेक्ट होता है, उसको अप्रूव करवाते रहते हैं। आपस में मीटिंग करते हैं और उनको मर्ज करते हैं और उनको बताते हैं यार चैट का मॉड्यूल तैयार है, डिप्लॉय कर दिया। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्यूमेंट का जनरेशन का जो मॉड्यूल है वो तैयार है, मर्ज कर दिया। एक-एक करके तमाम चीज़ें आप इस तरह मर्ज कर लेते हैं। ठीक हो गया? इसमें एज़ अ होल
आखिर में आखिरी प्रोसेस होता है प्रोजेक्ट की क्लोजिंग। प्रोजेक्ट की क्लोजिंग बेसिकली ये होती है कि अगर इंटीग्रेशन सब कुछ टाइम पे हो गई है, तो आप कहते हैं कि ये जो डिलीवरेबल उन्होंने टीम ने बनाई है, ये अपनी स्टेक होल्डर्स को दिखाते हैं कि यार ये हमारा पहला वर्जन है जो हमने अचीव कर लिया है। और ये जो प्रोजेक्ट प्लान है और रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है, ये भी सामने रख देते हैं कि यार हमने इस प्लान को फॉलो किया, ये रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट थी और ये डिलीवर हमने जनरेट किया। तो हम ये कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद वो जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उसके ऊपर रिव्यू देते हैं, वो कहते हैं हाँ ठीक है, हमें मंजूर है, आपने जो बनाया है ये वही चीज़ है जो हम बनवाना चाह रहे थे और हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कंसिडर करते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, ये एक वो जो हमने चार्टर की बात की थी, इसमें स्टेटमेंट ऑफ वर्क या स्कोप ऑफ वर्क एक अमूमन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक मुश्किल लेकिन इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये उस जो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट या फॉर एग्जाम्पल वो जो आपकी यूज़र के साथ जो इन अ सेंस वो आपकी कमिटमेंट होती है, ये उसको जज करता है। क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल आप कहें कि यार मुझे फॉर एग्जाम्पल एक सॉफ्टवेयर बनाना है जो कि फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करें कि ये उबर वाले जो काम है उसी तरह का हम काम कर रहे हैं, लेकिन मेनली हम कहें कि यार हम बाईसाइकिल के लिए कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत से मुल्कों में बाईसाइकिल बहुत अच्छी तरह से या ज़्यादा यूज़ होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल चाइना में देख लें या बांग्लादेश में देख लें। आप उस तरह की ऐप बनाना चाहते हैं, आपसे कोई बनवाना चाह रहा है, सॉरी। तो आप फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट ऑफ वर्क या स्कोप ऑफ वर्क जो है उसमें इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। इसमें मेनली तमाम वही चीज़ें हैं, लेकिन 2-3 चीज़ें ऐड हो गई हैं। एक तो ये माइलस्टोन्स, दूसरा पेमेंट्स, इसके अलावा स्टैंडर्ड्स एंड टेस्टिंग। बाकी सब चीज़ें तकरीबन वही हैं जो हमने अभी पढ़ी, ठीक है। सबसे पहले तो ये डॉक्यूमेंट के या ये एज़ अ होल ये जो प्लान है, ये किस चीज़ को वो कर रहा है, कैटर कर रहा है। इस प्लान का मकसद क्या है, कितने काम हम करेंगे। जैसे हमने एक सिंपल सॉफ्टवेयर बनाना है जो बाइसाइकिल से पूछेगा कि किधर हो, कौन यूज़ कर रहा है तुम्हें, किसने आखिरी बार बुक किया था और कब इसको वापस लगाया ताकि उसको चार्ज किया जा सके। उसके बाद ये डॉक्यूमेंटेशन बताती है कि ये सॉफ्टवेयर कहाँ पे बनेगा, रिमोटली बनेगा या किसी जगह पे बनेगा। रिमोटली बनेगा तो कब डिलीवर किया जाएगा, उस जगह पे बनेगा तो कब उसकी टेस्टिंग होगी। इसके बाद ब्रेक डाउन किया जाता है पूरे प्रोजेक्ट के छोटे-छोटे टास्क में। उन टास्क को मिला के हम माइलस्टोन्स कहते हैं। जैसे हम कहें यार पहली बार हम जो है एक सिंपल रफ सी आपको इम्प्लीमेंटेशन दिखाएँगे, दूसरी बार हम आपको दिखाएँगे कि यार इस प्रोजेक्ट में कैसे एनहांसमेंट्स लाई गई हैं, जैसे चैट की एप्लीकेशन, रिपोर्ट्स की एप्लीकेशन, एसएमएस की फीचर, ये तमाम फीचर्स। आगे आ जाता है माइलस्टोन्स के बाद आ जाता है डिलिवरेबल्स। माइलस्टोन इंटरनल होते हैं, डिलिवरेबल्स ये होते हैं कि कस्टमर को जो आप प्रोवाइड करते हैं। इन डिलिवरेबल्स से कनेक्टेड होता है हमारा शेड्यूल कि यार ये जो माइलस्टोन्स हैं कब-कब अचीव होंगे, कब-कब आप करेंगे। इससे मोर और लेस आपको ये पता चलता है कि यार ये प्रोजेक्ट टाइम पे हो रहा है या नहीं हो रहा। तो वो क्लाइंट भी आपको थोड़ी-थोड़ी इसी शेड्यूल की बेसिस पे डिलिवरेबल्स की बेसिस पे ये 12 नंबर यानी कि ये पेमेंट्स करता है, ठीक है? तो इसका होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये बाकी चीज़ें मोर और लेस सेम ही हैं, इसमें ऐसे कुछ मुश्किल नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक सिंपल एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है राइस यूनिवर्सिटी के नाम से कि यार इन्होंने कहा है कि हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिसमें राइस स्टूडेंट के जो एक यूनिवर्सिटी का नाम है फॉर एग्जांपल, तो वो लोग एक सॉफ्टवेयर बनवाना चाहते हैं जिसमें इन्होंने यूनिवर्सिटी ने जो अपने कंप्यूटर्स पुराने कंप्यूटर्स हैं उनको सेल आउट करना है। तो इनको आगे सेल आउट करने के बारे में एक प्रोजेक्ट है कि यार उसको एक सॉफ्टवेयर बनाना है जो कि उनको इन एसेंस वो टेंडर कर सके। ठीक है? ये जो प्रोजेक्ट की वो हैं, इनको मैं एज़ असाइनमेंट आपको देना चाहूँगा कि आप इसको माइंड में रखते हुए और ग्रुप्स मेरे ख़्याल में ग्रुप्स बना लेते हैं आप स्टूडेंट्स के ना। मैं एक गूगल फॉर्म क्रिएट करता हूँ, जिसमें बेसिकली आप लोगों ने ये फॉर एग्ज़ाम्पल 14 पॉइंट्स की एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करनी होगी, 14 हेडिंग्स होनी चाहिए उसमें। स्टेटमेंट ऑफ वर्क या फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहें स्कोप ऑफ वर्क नाम की एक डॉक्यूमेंट हो, हर ग्रुप जो है सबमिट करेगा। तो आपकी क्लास में मेरे ख़्याल में 32 स्टूडेंट्स हैं, तो हम 4 ग्रुप्स सर एक बना लें। क्वेश्चन है। जी, जी। सर ये जो आपने बोला है SOW में ये स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट में पेमेंट आ रही है 12th नंबर पे। जी, जी, जी। वैसे तो बजट तो हर एक प्रोजेक्ट में होता है, पेमेंट तो हर एक प्रोजेक्ट में होता है, तो इसमें नया ऐड क्या हुआ है? आपने कहा था माइलस्टोन ऑफ पेमेंट यहाँ पे नई ऐड हुई है।
तो ये जी मुझे जी समझ नहीं आ रही हाँ जी। बात। असल में जो हम अभी तक वो स्टैंडर्ड वो पढ़ रहे थे, अमूमन इसमें ये होता है कि ये जो, एक मिनट, अमूमन इसमें ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो ये जो एज़ होल प्रोसेस है, इसमें पेमेंट कहीं पे नहीं दी हुई, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की गाइडलाइंस है ना, क्योंकि ये सपोज़ करता है, हो सकता है ये प्रोजेक्ट ये कंपनी अपने लिए बना रही हो, तो अपने आप से तो पेमेंट नहीं ले सकती ना, जैसे माइक्रोसॉफ्ट अपने लिए एक सॉफ्टवेयर बना रहा हो। तो हमने अभी तक जो स्टेप्स पढ़े वो इस लिहाज से पढ़े। इसमें आप देखें तो पेमेंट की कहीं बात नहीं है, क्लोजिंग हो गई, क्लोजिंग के बाद पेमेंट की कोई बात नहीं हो रही कहीं पे भी। लेकिन सर इनडायरेक्टली मनी तो इनको भी चाहिए होती है, मतलब ये अगर अपने वो तो रिसोर्सेज पर यूज कर मंथ, रहे हैं या जी, फिर जी, कोई वो तो चीज। जी, जी, वो तो पर मंथ सैलरी होती है, उसमें एज़ सच कुछ वो नहीं होता, कोई नई चीज़ नहीं होती, वो तो सैलरी होती है ना। ठीक है। वो हो सकता है 4 महीने वो कुछ भी ना करें, सैलरी उनकी लगी हुई है। लेकिन इमेजिन करें आप एक छोटा-सा एक सॉफ्टवेयर हाउस है, तो आप अपने लिए जब, या फॉर एग्ज़ाम्पल एक अकेले बंदे हैं, तो आप जब फॉर एग्ज़ाम्पल प्लान करेंगे, तो आप डिलिवरेबल्स को पेमेंट से कनेक्ट रखेंगे। आप अमूमन फाइवर वगैरह पे जो लोग काम करते हैं, वो इसी तरह से काम करते हैं कि यार मैं तुम्हें बैकएंड बना के दूँगा, तो मुझे 50% पहले, फॉर एग्ज़ाम्पल 30% पहले दोगे, बाकी 50% तुम मुझे बैकएंड बनाने पे दोगे, फिर मैं फ्रंट एंड बनाऊँगा, फिर तुम मुझे बाकी जो रहते होंगे थोड़े-थोड़े करके इस तरह दे दोगे। या कोई और तरीका अपनाते हैं, हर एक का अपना प्रोसेस होता है। कोई कहता है ये 5 मॉड्यूल्स हैं, हर एक के 20% होंगे और आप मुझे 20-20% करके देंगे। तो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन ये जो एंटरप्राइज़ एप्लीकेशन, जैसे एचबीएल जब अपना सॉफ्टवेयर बनाता है, तो वो अपनी इंटरनल सॉफ्टवेयर टीम से बनाएगा। उनसे फॉर एग्ज़ाम्पल वो जो क्या कहते हैं उसको, 1 मिनट, मतलब अपनी इंटरनल टीम से तो वो पेमेंट नहीं ले सकते, या इंटरनल टीम तो पेमेंट नहीं लेती। वो यही कहते हैं कि हमें ये जो सॉफ्टवेयर है फॉर एग्ज़ाम्पल इसको अपनी फॉर एग्ज़ाम्पल सीनियर्स को देना है। ऊपर से हायरार्की होती है, उनको डिफाइंड होती है। एक टेक्निकल ये क्या कहते हैं, आईटी टीम होती है, या उसका नाम अमूमन डेवलपमेंट टीम, आर-एन-डी उसको कहा जाता है। आर-एन-डी की टीम होती है, उसका बस सिंपल काम होता है जो भी ऊपर से ऑर्डर आए उसको फॉलो करना है। तो उस केस में ये पेमेंट्स और डिलिवरेबल्स एज़ सच इम्पोर्टेंट नहीं होते, सिंपल माइलस्टोन्स हैं जिनको अचीव किया जाता है। जब आप अकेले प्रोजेक्ट्स करते हैं, छोटे प्रोजेक्ट्स हों, या फॉर एग्ज़ाम्पल खुद एक कंपनी औरों के लिए काम कर रही हो, तो उसमें अमूमन वो डिफाइन करती है कि डिलिवरेबल्स क्या होंगी, क्लाइंट को क्या नज़र आएगा, क्या क्लाइंट को क्या दिखाएँगे, और उसके बदले में पेमेंट्स कितनी लेंगे। तो ये आपस में इंटर कनेक्टेड होती हैं। ओके सर, थैंक यू। मतलब ये, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये सपोज़ करते हैं कि यार एक कंपनी वो हमेशा औरों के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है, तो अमूमन उसके इन तमाम चीज़ों से काम हो जाएँगे। लेकिन इमेजिन करें नमल का जो सॉफ्टवेयर है, जो भी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो यूज़ कर रहे हैं, तो वो नमल अपने टीम से बनवा रहा है, तो उसमें कोई डिलिवरेबल्स नहीं होंगे, उसमें कोई पेमेंट्स नहीं होंगी। बाकी चीज़ें अमूमन वही होती हैं। ये एक एडिशनल चीज़ हो जाती है, लेकिन इसमें भी आराम से तरीका ये है कि माइलस्टोन्स को आप मिक्स करते हैं और उनको डिलिवरेबल बनाते हैं। हर डिलिवरेबल के साथ आप अटैच कर देते हैं कि यार मैं पैसे लूँगा, मतलब इतने पैसे चार्ज करूँगा तुम्हें। ये मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरनल टीम जो हो आर-एन-डी की, तो उसकी आप पेमेंट्स के बजाय प्रमोशंस अटैच कर सकते हैं कि अगर आप ये सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। अगर सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाता है तो आपको सीनियर की पोज़ीशन दे दी जाएगी फॉर एग्ज़ाम्पल। तो पेमेंट की बजाय आप उसको इस तरह से भी अटैच किया जा सकता है। कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन? अच्छा, मैं एक वर्ड की डॉक्यूमेंट उधर अपलोड करूँगा, आपने बेसिकली उसी वर्ड की डॉक्यूमेंट को फॉलो करना है और इन सेक्शंस को फिल अप करना है, ठीक है? ये जो डिस्क्रिप्शन है इसको माइंड में रखते हुए आप प्रोजेक्ट इन द सेंस प्रोजेक्ट प्लान आप क्रिएट करेंगे।